नमस्कार दोस्तों, कई तरह दो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए अधिक से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हुए आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य से संबंधित और अन्य पीवाईक्यू को करने की कोशिश करेंगे विद सॉल्यूशन के साथ। आप सभी को पता है अधिक से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को विद सॉल्यूशन के साथ करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली टीजीटी पीजीटी हिंदी संबंधी परीक्षा हो या फिर एनटीए नेट की परीक्षा हो या कोई अदर परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफी हेल्पफुल रहेगी, मददगार साबित होगी। तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज के क्लास की, क्योंकि अभी जो है 23 तारीख को आपका डीटेल प्लस भी पीजीटी हिंदी का भी एग्जाम जो होने वाला है, उनके अंतर्गत भी आपको काफी सारे प्रश्न यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। तो देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 1 से हम शुरुआत कर लेते हैं। ध्यान से समझते हुए तथ्यों की बार बार रिवीजन करते हुए आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि सफलता का राज है निरंतर अभ्यास। निरंतरता के साथ आप लगे रहोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। ये मेरा एक जो है मूल सूत्र है जिसे मैं मानती हूँ। हमारी तैयारी जब भी पॉसिबल हो पाती है जब हम तथ्यों की बार बार रिवीजन करते हैं, किसी भी कंटेंट को हम समझ के साथ और रिवाइज के साथ करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 1, कुरुक्षेत्र का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है। कुरुक्षेत्र जो रचना है ये आपको पता ही है, रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। तो दिनकर जी ने कुरुक्षेत्र नामक जो ये रचना लिखी है, तो इसका मुख्य प्रतिपाद्य पूछा गया है, मुख्य विषय क्या रहा है, तो आंसर हो जाएगा हमारा इनमें से डी। जब तक संसार में सद्भावना, शांति, समानता और न्याय की प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक जो है युद्ध अनिवार्य है। अगर संसार में सद्भावना, शांति, समता और न्याय की प्रतिष्ठा नहीं होती तो युद्ध करना अनिवार्य माना गया है। तो ये कहा गया है कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र का ये मुख्य विषय रहा, मुख्य प्रतिपाद्य रहा है। युद्ध सदैव मनुष्य का विरोधी होता है, ये बिल्कुल गलत कहा है इसमें। संसार में शांति, समता और न्याय की प्रतिष्ठा के लिए युद्ध आवश्यक नहीं है। यहाँ पर आवश्यक बताया है युद्ध को, ना कि आवश्यक नहीं है माना है। युद्ध देश विरोधी प्रवृत्ति है, युद्ध को देश विरोधी प्रवृत्ति उन्होंने नहीं माना। जब तक जो है संसार में सद्भावना, शांति, समता और न्याय की प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक युद्ध अनिवार्य है। झारखंड पीजीटी परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। और कुरुक्षेत्र जो रचना है रामधारी सिंह दिनकर की, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना के कवि रहे हैं दिनकर जी, और इनकी मुख्य रचना कुरुक्षेत्र का जो प्रकाशन है 1946 में हुआ। ये इनका एक प्रबंध काव्य है जिसका मुख्य विषय आपने देख ही लिया। जब तक संसार में सद्भावना, शांति, समता और न्याय की प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक युद्ध अनिवार्य है। और जो ये उक्त कथन महाभारत कथा के माध्यम से इस संदेश की प्रतिस्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, यूपीएससी में पूछा गया डिग्री कॉलेज एग्जाम 2013 के अंतर्गत रश्मि लोक के रचयिता कौन है। रश्मि लोक जो रचना है आपको पता ही है, रश्मि रथी जो रचना किसके द्वारा लिखी गई है। रश्मि लोक, रश्मि रथी एक ही रचना है। तो देखते हैं, ये सही आंसर हो जाएगा हमारा रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रश्मि लोक 1974 ईस्वी में अनुदित रचना है रामधारी सिंह दिनकर की। दिनकर जी द्वारा रचित अन्य काव्य ग्रंथ कौन कौन से माने गए हैं। संचिता, सपनों का धुआं, रेणु का काफी इंपॉर्टेंट है, हुंकार, रसवंती और जो है समाधिनी, बापू आदि जो है इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं, जिनमें रेणुका, हुंकार, रसवंती काफी बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 4 लगा लो भैया आप तो, क्योंकि आज की क्लास के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 4 ही है ये। तो दिनकर की किस कीर्ति का कथान नायककरण है। तो दिनकर की जो कौन सी कीर्ति है जिसका नायककरण है, तो आंसर हो जाएगा आपको सभी को पता है रश्मि रथी। रश्मि रथी का जो नायक है वो करण है। तो रश्मि रथी दिनकर जी द्वारा रचित एक खंड काव्य है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रकाशन वर्ष 1952। आजकल प्रकाशन वर्ष भी परीक्षाओं में पूछे जाने लगे हैं, तो ध्यान रखना आपको। साथ साथ जितने भी महाकाव्य है, जितने भी महत्वपूर्ण खंड काव्य है, उनके प्रकाशन वर्ष को भी आपको याद रखना है, क्योंकि
DTED प्लस बी की परीक्षाओं में ये प्रकाशन वर्ष से संबंधित 3 से 4 क्वेश्चन हमें परीक्षाओं में देखने को मिले हैं। तो देखते हैं, रश्मि रथी का जो प्रकाशन वर्ष 1952 रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित ये खंड काव्य है जिसका कथानक करण है। तो अन्य प्रमुख रचनाएं भी देख लेते हैं रामधारी सिंह दिनकर की, जो राष्ट्रीय संबंधी चेतना संबंधी और प्रगतिवादी कवि रहे हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना व प्रगतिवादी कवि माने जाते हैं रामधारी सिंह दिनकर। और रामधारी सिंह दिनकर को जो है अनिल का कवि भी कहा जाता है, अनिल या आग का कवि या फिर आग व राग का कवि, इस प्रकार से रामधारी सिंह दिनकर को उपनाम से संबोधित किया गया है। रामधारी सिंह दिनकर काफी प्रसिद्ध कवि हुए हैं प्रगतिशील काव्य धारा के अंतर्गत और राष्ट्रीय चेतना परंपरा के अंतर्गत। तो देखते हैं, कुरुक्षेत्र के अंतर्गत आप लोगों ने देख ही लिया, उसमें जो है युद्ध को अनिवार्य माना है जब तक शांति और जो है सद्भावना उत्पन्न हो, तो युद्ध अनिवार्य है। 1976 की ये इनका प्रबंध काव्य है जिसका कथानक युधिष्ठिर है। तो जो कुरुक्षेत्र हमने रचना पढ़ी थी उसका प्रतिपाद्य तो हमने देख ही लिया था, साथ ही इसका जो अगर आप नायक या फिर जो है इसका कथानक देखोगे तो किस पर आधारित है, युधिष्ठिर पर आधारित है। उर्वशी 1961 की रचना है रामधारी सिंह दिनकर की, जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। उर्वशी रचना पर कौन सा पुरस्कार मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है दिनकर जी को। और एक गीति काव्य है, गीति नाट्य है इनका उर्वशी, और जिसका कथानक कौन है, पूर्वा। परशुराम की प्रतिष्ठा 1963 में, जिसके कथानक जो है कौन है, ऋषि परशुराम। तो रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित जो रचना है रश्मि रथी का जो पात्र है या नायक है, यहाँ पर कथानायक पूछा हुआ है, तो कथानायक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना रश्मि रथी का तो करण। उसके अलावा उर्वशी का पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है पूर्वा। कुरुक्षेत्र का पूछा जाए तो युधिष्ठिर। उसके बाद जो है परशुराम की प्रतीक्षा का पूछा जाए तो परशुराम। इनका कथानायक है ये, वही नायक भी कह सकते हैं हम ओनली, तो या फिर मुख्य पात्र भी कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखते हैं, रचना न तो दर्शन है और न ही किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार। यह तो अनंत एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय ही है जो मस्तक के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा कहा गया यह कथन उसके किस काव्य से संबंधित है, तो रचना न तो दर्शन है और न ही किसी ज्ञानी की प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार। यह तो अनंत एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय ही है जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा कहा गया ये कथन है और उनके किस काव्य से लिया गया है ये आपको बताना है। तो सही आंसर देख लेते हैं हम, इनके काव्य कौन कौन से ऑप्शन में दिए गए हैं। तो रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी और परशुराम की प्रतीक्षा। तो इनमें से आंसर हो जाएगा हमारा कुरुक्षेत्र। ये कथन जो है कुरुक्षेत्र से लिया गया है। झारखंड पीजीटी और जो है यूजीसी नेट के अंतर्गत पूछा जाने वाला प्रश्न है। रचना न तो दर्शन है और न ही किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तक का चमत्कार। यह तो अनंत एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय है जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा कहा गया यह कथन उसकी काव्य रचना कुरुक्षेत्र, जिसका प्रकाशन वर्ष 1946 है, नामक प्रबंध काव्य से लिया गया है। कुरुक्षेत्र में 7 सर्ग है, तो आपको ध्यान रखना है इसके कथानायक भीम है। अभी आपने देखा कुरुक्षेत्र में सर्गों की संख्या 7 है। उसके अलावा कामायनी जयशंकर प्रसाद की जो रचना है कामायनी, उसमें सर्गों की संख्या 15 है। इसके अलावा अगर आप बात करोगे साकेत, जो कि मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, इसमें सर्गों की संख्या 12 मानी जाती है। और तुलसीदास जी के रामचरितमानस में जो है सर्गों की संख्या कितनी है, रामचरितमानस में सर्गों की संख्या जो है 7 है। तो इस प्रकार से आपको सर्गों की संख्या ध्यान रखनी है इन महाकाव्यों की किसमें कितनी है, क्योंकि पूछ लिया जाता है। कुरुक्षेत्र में 7 है।
रामधारी सिंह दिनकर की अन्य प्रमुख रचनाएं रेणुका 1935 में रचित, उसके बाद हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, समाधिनी, रश्मिरथी। रश्मिरथी का भी प्रकाशन वर्ष याद रखना आपको, कुरुक्षेत्र का भी प्रकाशन वर्ष याद रखना है, और पहली जो रचना है रेणुका, इनका प्रकाशन वर्ष आपको याद रखना है। नील कुसुम 1954, दिल्ली भी 1954 की रचना है, और उर्वशी का 1968 जो है इसका प्रकाशन वर्ष रहा। लेकिन अगर इसका जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाने का समय पूछा जाता है कई बार, तो आपको ये ध्यान रखना भाई 1972 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है उर्वशी रचना पर। इनको रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार का समय आपको ध्यान रखना है, क्योंकि परीक्षा में जो है इनका प्रकाशन वर्ष न पूछकर ये पूछ लिया जाता है उर्वशी रचना पर जो है रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला। परशुराम की प्रतीक्षा 1963, आत्मा की आंखें 1964, हारे को हरिनाम, धूप और धुआं 1951, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू, ये सभी रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर की हैं। इन रचनाओं को आप जो है फिर से रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि जो है जब इनको बार बार आप रिवाइज करोगे तो ही आपको ये याद रह पाएगी, अन्यथा आप भूल जाओगे। रसवंती, द्वंद्व गीत, रेणुका, एक सेकंड भाई, रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, समाधिनी, रश्मिरथी, नील कुसुम, दिल्ली, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, आत्मा की आंखें, हारे को हरिनाम, धूप और धुआं, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू, और इत्यादि। और आप ये कई बार सोचते हो, कई बार बोलते हो कि कोई ट्रिक हो याद करने की, भाई रचनाएं याद करने की आप जो है एक दो चीजें याद करने की तो ट्रिक हो सकती है, हम बोल दे के हाँ इस ट्रिक के अनुसार ये रचना याद रख लो, लेकिन ये रचना आपको याद तभी रह पाएंगे ऑप्शन में जब आप तभी पहचान पाओगे, तब आप इनकी बार बार रिवीजन करोगे। अगर आप ट्रिक के अकॉर्डिंग चीजों को करोगे तो आप परीक्षा में इतना समय नहीं रहता, आप वो ट्रिक ही याद करते रह जाओगे, हमारा प्रश्न छूट जाएगा। तो इसलिए मैं आपको हमेशा एक मूल मंत्र बताती हूँ, सफलता का राज है निरंतर अभ्यास। सफलता का राज क्या है? निरंतर अभ्यास। तो ये आपको ध्यान रखना है, तथ्यों की बार बार रिवीजन करते हुए रहना है, रचनाओं को बार बार जितना हो सके जो है एक दूसरे तथ्यों को जोड़ते हुए आपको याद करते रहना है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यूजीसी नेट के अंतर्गत पूछा गया है 2013 और 2019 के अंतर्गत। और भाई एक बात और कहना चाहूँगी, वीडियो आपको पसंद आती है, आपको लगता है परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब अवश्य किया करो, और साथ में कमेंट भी अवश्य किया करो, ताकि मुझे भी इसी तरह नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो देखते हैं, और आपके लिए मैं अधिक से अधिक प्रश्नों को लाती रहूँगी। एक मोटिवेशन के साथ हम काम करते हैं तो ही हम जो है अच्छा काम कर पाते हैं, अन्यथा जो है अगर मोटिवेशन हमें नहीं मिलता तो हम इग्नोर कर देते हैं चीज़ों को, चलो छोड़ो क्या ही जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा। तो आपको कमेंट अवश्य करके बताना है कि आपको वीडियो कैसे लगी। कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? तो इनमें से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा है, रेणुका रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, सबसे पहले ही देख ली थी हमने। फिर दिल्ली 1954 में प्रकाशित ये रचना है, और जो है नीम के पत्ते भी जो है इसकी दिनकर जी की रचना है, लेकिन अध्यात्म चिंतन हमने दिनकर जी की रचनाओं में नहीं पढ़ा था, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। तो देखते हैं इससे जुड़े हुए कुछ और अन्य तथ्य। अध्यात्म चिंतन जो है दिनकर जी की रचना नहीं है, लेकिन किसकी है ये रचना? ये रचना एक मराठी लेखक हुए हैं भाई, अरविंद, उनकी है, कुलकर्णी एवं अरविंद जी की रचना है। ये आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हिंदी साहित्य में नहीं पूछा जाता इस रचना को। तो आपको ये ध्यान रखना है दिनकर जी की कौन कौन सी रचनाएं हैं, अभी हमने ऊपर पढ़ा ही था, एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं इनको। रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, समाधिनी, रश्मिरथी,
नील कुसुम, दिल्ली, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, आत्मा की आंखें, हारे को हरि नाम, धूप और धुआं, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू आदि जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा है? आधुनिक युग की गीता रामधारी सिंह दिनकर की जो है कुरुक्षेत्र रचना को कहा गया है। यूपीपीजीटी के अंतर्गत पूछा गया प्रश्न है। रामधारी सिंह दिनकर की कीर्ति कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता कहा है। कुरुक्षेत्र इनकी प्रसिद्ध कीर्ति है रामधारी सिंह दिनकर जी की। और रेणुका, हुंकार, नीलकुसुम, उर्वशी, शिपी और शंख, रश्मि लोक, आत्मा की आंखें, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू आदि जो है दिनकर जी की प्रमुख रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है भाई, पंक्तियां दी गई है और ये पंक्तियां किस कविता से ली गई है, ये हमें बताना है। देखते हैं भाई, दो किसकी कविता से ली गई है भाई, ये आपको बताना है। ये जो रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता से ली गई है। दो रहा समय के रथ का, घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली है कि जनता आती है। तो ये सिंहासन खाली है नामक कविता से ली गई है, रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित। और उसके अलावा महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त की जो और अन्य शिव मंगल सिंह सुमन, इनकी रचनाओं को, इनकी कविताओं को भी आपको पढ़ लेना है, क्योंकि इनकी पंक्तियां भी पूछी जा सकती हैं। जैसे कि महादेवी वर्मा की जो है पीड़ा से संबंधित पंक्ति है एक, तुमको ढूंढूंगी पीड़ा, कुछ इस तरह से है। मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा से ली गई है एक पंक्ति, सखी वे मुझसे कहकर जाते। तो इस प्रकार से इनकी पंक्तियों को भी आपको ध्यान रखना है। देखते हैं, पंक्तियां यहाँ पर दी गई है भाई। दोहरा समय के रथ का, घर घर सुनो, सिंहासन खाली है कि जनता आती है, रामधारी सिंह दिनकर की कविता है। तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुमको ढूंढेगी पीड़ा, ये पंक्ति जो है महादेवी वर्मा जी की है। सखी वो मुझसे कहकर जाते जो है मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्तियां हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में दिनकर की काव्य रचना नहीं है। तो आपको पता ही है, हुंकार, कुरुक्षेत्र और उर्वशी तीनों रचनाएं दिनकर की है, लेकिन धारा जो है त्रिधारा जो रचना है वो दिनकर की नहीं है। किसकी है? ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा रचित है। दिनकर की रचनाएं नहीं है। सुभद्रा कुमारी चौहान और रामधारी सिंह दिनकर दोनों ही राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के अंतर्गत आते हैं, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है। दिनकर की रचनाएं हमने बार बार रिवाइज कर ली है। इन प्रश्न उत्तरों के माध्यम से आई होप आपको याद भी हो गई होगी, तो एक बार और देख लेते हैं। कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी, रश्मिरथी, नीलकुसुम, रेणुका, हुंकार आदि रचनाएं दिनकर जी की हैं। संस्कृति के 4 अध्याय, शुद्ध कविता की खोज, दिनकर की डायरी, दिनकर की ये गद्य रचनाएं हैं। इनकी गद्य रचनाओं को भी आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में पूछी जाती हैं। ये इनकी काव्य संबंधी रचना है और ये गद्य की रचनाएं हैं। अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है? तो अधैर्य का कवि आपको पता ही है, दिनकर जी को ही कहा जाता है अधैर्य का कवि। और जो है अनिल का कवि, तो ये सभी नाम दिनकर जी को दिए गए हैं। एक सेकंड कोई, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के सबसे सशक्त कवि रामधारी सिंह दिनकर को अधैर्य का कवि कहा जाता है। दिनकर जी का जन्म 1908 ईस्वी में सिमरिया जिला मुंगेर बिहार में हुआ था। ये बिहार सरकार के अधीन सब रजिस्ट्रार और राज्यसभा के सदस्य, भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति तथा भारत सरकार के हिंदी सलाहकार रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कीर्ति कौन सी है? तो रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कीर्ति जो है इनमें से जो है कुरुक्षेत्र है। तो ये आप लोगों ने देख ही लिया था, कुरुक्षेत्र दिनकर की एक काव्य कीर्ति है। दिनकर जी राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि हैं। इनको समय सूर्य, देखो ये आ गया भाई, समय सूर्य या फिर अनिल का कवि भी कहा जाता है। अधैर्य अनिल भी सूर्य को ही कहा जाता है। और अधैर्य का कवि या फिर दिनकर की
को उर्वशी महाकाव्य के लिए 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इसके द्वारा रचित मुख्य कृतियां रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्वगीत, रश्मिरथी, दिल्ली, नीम के पत्ते इत्यादि है। जबकि लोकायतन सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा और आर्यवर्त मोहनलाल महतो वियोगी की और उन्मुक्त सियाराम शरण गुप्त की रचनाएं हैं। और ये ऑप्शन में यहाँ पर दी गई है। उन्मुक्त सियाराम शरण गुप्त, लोकायतन पंत जी की ये इंपॉर्टेंट रचनाएं है, ध्यान रखना है। सियाराम शरण गुप्त, और जो ये सियाराम शरण गुप्त जो है ये मैथिली शरण गुप्त जी के भाई रहे हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। गुप्त के भाई, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक दूसरे से जितने भी तथ्य आप जो है रिलेट करके रिवाइज कर सकते हो, तो उनको आपको साथ साथ रिवाइज कर लेना है ताकि आपको याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखते हैं। बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो विचरते हैं। तो ये पंक्तियां किसका वर्णन है? साकेत में चित्रकूट का, या ऐसत्य वीणा में वन प्रस्थान का, या फिर रश्मिरथी के परशुराम आश्रम का, या कामायनी के शातव प्रदेश का। तो इन पंक्तियों में जो है किन का वर्णन दिया गया है? इन पंक्तियों में भाई, एक सेकेंड, पंक्ति कहाँ गई हमारी? तो इन पंक्तियों में देखते हैं, बैठे हुए सुखद आतप से मृग रोम मंथन करते हैं और वन के जीव विवर से बाहर हो विसर्प विचरते हैं। तो उपयुक्त पंक्ति में किसका वर्णन है? तो इसमें रश्मिरथी में परशुराम के आश्रम का वर्णन दिया गया है। दिनकर जी द्वारा रचित ये रचना है और इसमें परशुराम के आश्रम का वर्णन इसमें बताया है। तो आगे बढ़ते हैं। इससे जुड़े हुए कुछ और अन्य तथ्य जब हम देखें तो देख लेते हैं। उपयुक्त पंक्ति, रश्मिरथी जो है एक खंड काव्य है जिसमें परशुराम के आश्रम का वर्णन किया गया है। रश्मिरथी सूर्य का सारथी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित 1952 में रचित है, जिसमें 7 सर्ग है। दिनकर को धैर्य का कवि या डिप्टी राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है। इनकी प्रमुख कृतियां रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, समाधिनी, इतिहास के आंसू, रश्मिरथी, उर्वशी और परशुराम की प्रतीक्षा है। उर्वशी पर इन्हें 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। तो ये आई थिंक आपको याद हो गया होगा। दिनकर से संबंधित काफी बार हम तथ्यों के रिवीजन कर चुके हैं। जब तक हमारे प्रश्न दिनकर से संबंधित रहेंगे तब तक जितने भी हम रिवीजन कर सकेंगे करते रहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। उर्वशी किसके द्वारा रचित है? तो आपको पता ही है, रामधारी दिनकर जी की इनका एक जो है खंड काव्य है उर्वशी। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर है। इनकी रचना बारदोली, विजय, रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्वगीत, कुरुक्षेत्र, धूपछा, समाधिनी, बापू, इतिहास के आंसू, रश्मिरथी, दिल्ली, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरिनाम इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। साथ ही महादेवी वर्मा जी की रचनाओं को भी रिवाइज कर लेते हैं। निहार, रश्मि, निर्जा, सांत्यगीत, यामा, दीपशिखा, सप्तपर्णा, ये महादेवी वर्मा जी के काव्य संग्रह है, वही ध्यान रखना है। काफी सारी रचनाएं जो है इनमें संकलित की गई है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सुमित्रानंदन पंत की, सुमित्रानंदन त्रिपाठी निराला की प्रमुख रचनाएं, सुमित्रानंदन त्रिपाठी है ये, पंत नहीं, माफी चाहूंगी। सुमित्रा सूर्यकांत त्रिपाठी, बार बार पंत जी का नाम पहले आ रहा है जबान पर। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रमुख रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, स्रोत, स्मृति और कुकुट, मुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, प्रार्थना, आराधना, गीतकुंज, संध्या काकली और अप्सरा। इनमें से जो है परिमल और जो है अनामिका, इन दोनों रचनाओं में अनामिका के 2 खंड प्रकाशित हुए। पहला खंड 1923 में, दूसरा खंड 1938 में।
तो इनमें कौन कौन सी रचनाओं को संकलित किया गया, परिमल में कौन सी रचनाओं को रखा गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन उत्तरों के माध्यम से कर लेंगे हम। सुमित्रा नंदन पंत की काव्य कृतियां कौन सी है? ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्य, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, कला और बूढ़ा चाक, लोकायतन, चिदम्बरा और सत्यकाम। और पंत ने किस प्रकार की रचनाएं लिखी है? उन्होंने जो है कौन सी रचना प्रगतिवादी है पंत की, कौन सी प्रयोगवादी है, कौन सी अरविंद दर्शन से प्रभावित है, कौन सी इनकी रचना छायावादी है। तो इनको पंत ने जो 4 भागों में बांट करके अपनी रचनाओं को रखा है, तो उनके अंतर्गत कौन कौन सी रचनाएं आती है, तो ये भी ध्यान रखना है। थोड़ा थोड़ा मैं आपको हिंट इसलिए बता देती हूँ ताकि आप कोई भी प्रश्न पढ़ो तो आपको पता रहे प्रश्न को हमें किस प्रकार से टैग करना है। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। उर्वशी के तृतीय अंक के आधार पर कौन से कथन सही है? तो उर्वशी के तृतीय आधार पर जो है कौन से कथन सही है, तृतीय अंक के आधार पर हमें देखने हैं इनमें से कौन सा कथन सही है। तो एक बार देख लेते हैं। पर शक्तिशाली और दुर्वेश पुरुष भी सुंदरियों के कटाक्ष से आहत हो जाता है, ये बिल्कुल सही है, उर्वशी के तीसरे अंक में दिया गया है। उर्वशी जो है मानवी है, ये नहीं दिया गया। उर्वशी कहती है यह देह भाव भ्रांति है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। पूर्वा के अनुसार मर्त्य मानव को देवता कहा जाता है, तो ये भी कथन नहीं है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए और सही, सॉरी भाई, ए और सी। तो ये दोनों कथन हमारे सही है तृतीय अंक के आधार पर। तो आंसर हो जाएगा हमारा इनमें से डी। तो आगे बढ़ते हैं, इनको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखते हैं प्रश्न नंबर हमारा, देख लेते हैं भाई प्रश्न, पता नहीं कौन सा प्रश्न चल रहा है। दिनकर से ही संबंधित आज हमने प्रश्नों को किया है, तो देखते हैं सभी प्रश्नों को हम करने की कोशिश करेंगे। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर दिया गया है? तो अभी हमने पढ़ा था उर्वशी पर 1972 में, और प्रकाशन वर्ष क्या रहा इनका? 1961। तो इस प्रकार से दोनों का आपको ध्यान रखना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 1972 में दिया गया, और प्रकाशन वर्ष जो है प्रकाशन हुआ 1961 में। आगे बढ़ते हैं। और रेणुका, हुंकार और कुरुक्षेत्र, ये भी दिनकर जी की ही रचनाएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, देखते हैं। मैं उसका आदर्श नहीं, आदर्श कहीं जो व्याख्या न खोल सके, मैं उनका आदर्श कहीं जो व्याख्या न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे, जिनका निखिल विश्व में कोई कहीं न अपना होगा, मन में लिए उमंग जिन्होंने चिरकाल कल्पना होगा। तो ये उपयुक्त पंक्तियां दिनकर जी की किस रचना से ली गई है, ये आपको बताना है। तो ये जो है दिनकर जी की रश्मि रथी रचना से ली गई है। अल्टी ग्रेड हिंदी में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। दिनकर का काव्य नहीं है, अभी हमने पढ़ा है। दिनकर का जो है इनमें से कौन सा काव्य नहीं है? उर्वशी, हुंकार और रेणुका तीनों दिनकर के काव्य है, लेकिन जयद्रथ वर्ष जो है दिनकर का काव्य नहीं है, बल्कि किसका है? ये मैथिली शरण गुप्त जी का काव्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैथिली शरण गुप्त का जो है ये हमारा जो है जयद्रथ वर्ष एक खंड काव्य है, और इसका प्रकाशन वर्ष 1910 में हुआ। हरिगीत का छंद में रचित है ये, और मैथिली शरण गुप्त हरिगीत का छंद का बादशाह कहा जाता है। प्रिय छंद कौन सा है मैथिली शरण गुप्त का? हरिगीति का। हरिगीति का छंद का बादशाह कौन सा कवि कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त। और उर्वशी, हुंकार, रेणुका दिनकर के काव्य ग्रंथ है। दिनकर को डिप्टी राष्ट्र कवि या मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है या कहा जाता है। तो ध्यान रखना है, दिनकर को डिप्टी राष्ट्र कवि और मैथिली शरण गुप्त को केवल राष्ट्र कवि के नाम से जाना गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दिनकर की काव्य कीर्ति रश्मि रथी में रश्मि रथी कौन है? तो रश्मि रथी जो है दिनकर की काव्य में जो रश्मि रथी है वो करण है। तो ये आपको पता ही है, आपने देख ही लिया। आगे बढ़ते हैं। तो और अन्य प्रश्नों को भी जब हम देखें तो पूछा गया है, दिनकर
कि किस काव्य ग्रंथ में युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण किया गया है। तो आपको पता ही है, कुरुक्षेत्र में युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण हमें देखने को मिलता है। दिनकर की कुरुक्षेत्र काव्य ग्रंथ में युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण मिलता है। उर्वशी इनका दूसरा प्रबंध काव्य है, जिसे गीति नाट्य भी कहा जाता है। सॉरी भाई, गीति नाट्य रहा है ये दिनकर जी का, उर्वशी, ना कि खंड काव्य। खंड काव्य आई थिंक जो है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित जो रचना है उर्वशी, ये इनका क्या है, एक खंड काव्य है। और जो दिनकर जी की जो रचना है, दिनकर की जो रचना है उर्वशी, ये इनका क्या है, एक चंपू काव्य है। तो ये आपको ध्यान रखना है, गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, यानी कि गीति नाट्य गाया जाने वाला नाटक। तो आपको ध्यान रखना है, ये इनका चंपू काव्य है और ये इनका खंड काव्य है। इस प्रकार डिफरेंट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ऑप्शन में अगर ये पूछ लिया जाए जैसे निम्नलिखित में से उर्वशी खंड काव्य किसका है, तो आप दिनकर को न लगा करके जयशंकर प्रसाद को आंसर लगा सकते हो, क्योंकि आंसर हमारा जयशंकर प्रसाद ही रहेगा। अगर खंड काव्य पूछा जाए, गीति नाट्य पूछा जाए, तो आप आंसर आपका दिनकर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं, इस रचना में पूर्वा और उर्वशी के माध्यम से कवि कामाध्यात्मक की दुनिया सिरजाता है और रश्मि रथीन का अन्य प्रबंध काव्य है। इसमें करण को आधुनिक संदर्भ में रखा गया है। समाधिनी में 1941 से 1946 के बीच की घटी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का काव्य के रूप में वर्णन किया है। तो ये पूछा जा सकता है 1941 से लेकर 1946 के बीच घटी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को किस काव्य में वर्णित किया गया है, तो समाधिनी में। आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में हम केवल यही प्रश्नों को करेंगे। आज हमारे जो है दिनकर से संबंधित क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे वही और अन्य प्रश्नों को। तो अंतिम प्रश्न देख ही लेते हैं, चलो भाई, फिर हमारे 70 हो जाएंगे। 270 तक हम कंप्लीट कर लेंगे, फिर 71 से हम आगे करेंगे। तो देखते हैं, प्रसिद्ध गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा जो ये कविता है, ये किसके द्वारा रचित है, तो श्यामल पार्षद जी द्वारा ये रचित है। विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। और जो है ये आपको जीके के अंतर्गत भी प्रश्न देखने को मिल सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा कविता जो है किसके द्वारा लिखी गई, तो ये श्यामल दास पार्षद जी द्वारा लिखी गई है। तो उसके श्यामलाल पार्षद जी द्वारा ये विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा रचना लिखी गई है। दो रहा समय के रथ पर, घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली है कि जनता आती है, हम पढ़ चुके हैं, दिनकर जी की है। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सभी को पता है, बच्चे बच्चे की जुबान पर ये कविता रहती है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा रचित है, जो कि राष्ट्रीय संस्कृत काव्य धारा की कवित्री रही है। काफी प्रसिद्ध कवित्री रही है, काफी नाम कमाया है इन्होंने अपनी जो है साहित्य के क्षेत्र में, कविता लेखन में। नेक्स्ट प्रश्नों को हम नेक्स्ट क्लास में करने की कोशिश करेंगे। इसी प्रकार से संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित अधिक से अधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन PYQ को करते हुए हम आगे बढ़ते रहेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।